नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही तो चलाते रहो भैया, ठीक है। नहीं चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। पढ़ाई लिखाई चलाते रहो, जिसका पेपर आता जाए पेपर देते रहो। एग्जाम एसएससी जीडी का जो चल रहा है 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम 25 फरवरी तक है। कुछ लोगों का बाद में भी तो होगा, है कि नहीं? तो भैया पढ़ाई करते रहो। और जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से हम आपको बता दें, रीजनिंग और हिंदी ये दो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, 20 में से 20 करके आना है आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सबसे कम समय इन सब्जेक्ट्स को देना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं और सही करके आने हैं, ठीक। क्योंकि मैथमेटिक्स और जीएस में आप पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कहां पर? मैथमेटिक्स में। और ऐसे ही 12 से 14 क्वेश्चन आप करके आ पा रहे हैं कहां पर? आप आ रहे हैं इसमें, जीके जीएस में, ठीक है। तो भैया रीजनिंग और हिंदी पे बड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक। आओ जरा आज का सत्र अपना लोग शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा चल रही है उसके लिए सेट 18, प्रैक्टिस सेट 18। आज की क्लास रीजनिंग के पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने मिसिंग टर्म का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 17, 61, 6, 21, 75, 8 क्वेश्चन मार्क 103। बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, ठीक। 61 कैसे आ रहा है, 75 कैसे आ रहा है, 103 कैसे आ रहा है, ये पकड़ते हैं, ठीक है। क्या किया जाए? 17 चौको 68, 17 चौको 68 और ये 5 है, नहीं तो ये तो नहीं होगा। 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, 61 हो जाएगा। 21 तिया कितना होगा? 63 और पहुंचना है 75 पर। देखो क्या लॉजिक लग रहा है। पहली संख्या में क्या करो? 2 का गुणा करो, 5 का गुणा 2 से। दूसरी संख्या में किसका गुणा करो? 3 का, और फिर दोनों को जोड़ दो। तो 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, 51 और 10 कितना होता है? 61 होता है। 21 तिया कितना होता है? 63, 6 दूनी कितना होता है? 12, ठीक है। दोनों को भैया जोड़ दो तो 75 हो जाएगा, ठीक। अब 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 में कितना जोड़ें कि 103 हो जाए? 16 में कितना जोड़ें कि 103 हो जाए, है कि नहीं? 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़ना है? 103 जोड़ना है, ठीक। तो अगर 103 में से हम 16 को घटाते हैं तो यह बचता है 87। यानी 87 में अगर 3 का भाग दें तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। अगर यहां पर 29 हो जाए तो 29 गुणते कितना करना है? 3। तो 20 तिया 60, 9 तिया 27, 87 में जब 16 को जोड़ेंगे तो 103 आएगा। यानी 29 हमारे प्रश्न का सही उत्तर बनेगा भैया, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 32, 34 क्वेश्चन मार्क 212, 850, 4252। भैया श्रृंखला 32 से शुरू होकर के 4252 पर गई है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन तय है, बिना मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कंफर्म चल रहा है। तो अब अगर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है जरा इसको पता करा जाए, ठीक। जब मल्टीप्लीकेशन देखना शुरू करेंगे तो भैया मल्टीप्लीकेशन हम लोग पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्लस माइनस होगा तो आगे से करेंगे, मल्टीप्लीकेशन पीछे से, ठीक। ये अप्रोच है। तो 850 से 4252, अगर मैं इसको 800 मान लूं तो 8 चौको 32, 8 पंच 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको 200 मानूं और इसको 800 तो 2 चौको 8 होता है, ये मल्टीप्लाइड बाई 4। कंफर्म हो रहा है कि ये 5 है, ये 4 है, तो निश्चित तौर पर ये मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, फिर ये मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, फिर ये मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, ठीक। मल्टीप्लीकेशन तो ठीक है। प्लस माइनस में क्या चल रहा है ये भी पता करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्लस माइनस में क्या चल रहा है भैया? प्लस माइनस में 32 एकम 32 पहुंचना है 34 पर, तो प्लस का 2 कर दिया जाए, ठीक। फिर 34 दूनी 68 होता है, लेकिन यहां का नहीं पता, यहां देखा जाए। 212 चौको कितना होगा? 2 चौको 8 और 12 चौको 48, यानी 848, और प्लस का 2 कर दो तो 850 होता है। यानी कि जोड़ने में कॉमन संख्या का प्रयोग किया है, +2 हर जगह पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 34 दूनी 68 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 70, 70 तिया 210 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 212।
तो यहां पर आना चाहिए 70, यानी ऑप्शन नंबर सी 70 इज राइट आंसर। ठीक, आसान क्वेश्चन, कठिन नहीं बोल सकते इसको, है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं पकड़ पाते हैं लोग। ठीक है, पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। भैया मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आगे से सॉल्व करो तो फंसना तय है आपका। नंबर सीरीज के क्वेश्चन वैसे ही डरावने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हमारी अप्रोच के साथ करोगे, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ करोगे, हाँ कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, लोगों के पास नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे पास है। कॉन्सेप्ट बताते हैं नंबर सीरीज का, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन परेशान नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये पेट यानी कि पालतू क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछना ही पूछना है उनको। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को अरेंज करना है। पॉइंटेड, पोलन, पॉपुलेट, पॉपुलर, पोडियम। जब सॉल्व करना, अरेंज करना शुरू करते हैं तो पीओ हर जगह पर कॉमन है, अगला लेटर आई, एल, पी, पी और डी। तो भैया आई, एल, पी और डी में पहले कौन आता है? डी आता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, तो पहले पोडियम को अरेंज कर लेंगे। अब डी के बाद भैया आई, एल और पी में पहले कौन आता है? आई आता है, तो पॉइंटेड को अरेंज कर लेंगे। अब आई के बाद कौन आता है? एल आता है, तो पोलेन को अरेंज कर लेंगे। 5, 1, 2 से कौन सा ऑप्शन है? केवल ऑप्शन नंबर डी। 5, 1, 2 से केवल ऑप्शन नंबर डी है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पोलेन के बाद किसको? पॉपुलर और पॉपुलर में, पॉपुलेट और पॉपुलर में यहां ए तक कॉमन है, अगला लेटर आर है और टी है, तो पहले 4 को करा जाएगा और फिर 3 को। यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? विदाउट बेस डेट का क्वेश्चन है, वर्ष दिया गया है 2007। अगर विदाउट बेस डेट का क्वेश्चन होता है तो जो भी वर्ष दिया जाएगा उसके जस्ट पहले वाला शताब्दी, लीप वर्ष, सेंचुरी, लीप ईयर निकालेंगे। तो भैया सेंचुरी, लीप ईयर वो वर्ष जो 400 के गुणनखंड में होते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000। 2000 क्या है? सेंचुरी लीप ईयर। वर्ष कौन सा है? 2007। तो 2007 के जस्ट पहले वाला सेंचुरी लीप ईयर वर्ष 2000 पड़ जाएगा। ठीक, कहां जाना है? 2000 से आगे बढ़ना है। 2007 क्यों लेते हैं सेंचुरी लीप ईयर? मैंने हर बार बताया 400 वर्षों में कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर देता है। हर 400 वर्ष में कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर देता है, ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि 400 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो शून्य हो जाती है भैया। ठीक, तो अब 2000 हमारा विषम लीप सेंचुरी लीप ईयर हो गया, तो 2007 से चलना शुरू करना है। तो 2001 से करें, कहां तक? 2007 नहीं, 2006, क्योंकि जब 2001 से चलना शुरू कर रहे हो तो 1 जनवरी होगा, 2006 तक चल रहे हो तो 31 दिसंबर हो जाएगा। यदि 2007 लिख दिया तो 31 दिसंबर 2007 पहुंच जाओगे, जबकि जाना 31 जनवरी है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने मिल गए? 6। विषम दिन कितने मिलेंगे इन 6 दिनों में? 6 मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस लीप ईयर कितने मिलेंगे? 6 में 4 का भाग दो, 4 एक कम 4, कितनी बार जा रहा है? केवल एक बार, तो 1 विषम दिन मिलेगा। प्लस जनवरी तक जाना है, और जनवरी में भी कहां? 2007 में 31 जनवरी तक। ये तो 2006 तक का रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो जनवरी 31 दिनों का महीना है, 31 दिन तक ही जाना है, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा रिमाइंडर। बस ये टोटल रिमाइंडर हुआ, तो 6 एक साथ कैंसिल, बचा रिमाइंडर कितना? 3। ठीक है, और अगर 3 है तो भैया 1 को क्या देते हैं? मंडे, 2 को क्या देते हैं? ट्यूसडे, तो 3 को क्या देते हैं? वेडनेसडे, और एंड सो ऑन करते हुए हम लोग चलते हैं। तो ये वेडनेसडे हो गया, एंड सो ऑन करते हुए यदि रिमाइंडर 7 या 0 आता है तो उसको संडे दिया जाता है। तो 3 का मतलब वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर सी, बुधवार हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगेन कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। साधारण, एकदम साधारण कॉन्सेप्ट पकड़ोगे ना, कभी परेशानी नहीं होनी। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो भैया। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। पासा दिया गया है, पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। स्टार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक, स्टार के सामने क्या आएगा जानना चाहता है। डाइस को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क, स्टार, एट द रेट,
क्वेश्चन मार्क एट द रेट स्टार। अगेन टू डाइस कंपैरिजन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक क्या, कि दो फेसेस यदि कॉमन हो, देखो ये दो फेसेस कॉमन है ना, यदि दी गई डाइस के दो जो फेस दिए होंगे, दी गई डाइस की जो दो स्थितियां दी गई होंगी, उनमें यदि कोई दो फेस कॉमन हो तो बचे हुए फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो स्टार के अपोजिट इंफिनिटी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नितांत आसान क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ भाई अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में पीपुल को यह लिखा जाता है, मंकी को यह लिखा जाता है, सिल्वर को क्या लिखा जाएगा? पहले पीपुल का कोड निकालना पड़ेगा कि पीपुल का जो कोड है उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, क्यू ई ओ क्यू एम ई। पी को क्यू से बदला है, ई एज इट इज है, ओ एज इट इज है, फिर पी को क्यू से बदला है, एल को एम से बदला और ई एज इट इज है, यानी ई ओ और ई में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ पी पी और एल में बदलाव हुआ है। तो क्या लॉजिक बन रहा है भैया? वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक, कि शब्द में जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एज इट इज उठा करके रख दिया, ई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है, जितने वॉवेल हैं उनको एज इट इज उठा करके रख दिया, और जो कॉन्सोनेंट है उस कॉन्सोनेंट में प्लस का 1 कर दिया है, प्लस का 1 कर दिया है। हाँ या ना? लॉजिक पकड़ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो भैया अगर सिल्वर का कोड पूछेगा तो सिल्वर का कोड कैसे निकलेंगे? S+1 T हो जाएगा, I वॉवेल है एज इट इज, L+1 M हो जाएगा, V+1 W हो जाएगा, TIMW करके है कोई ऑप्शन? हाँ देखो है, ऑप्शन नंबर बी है केवल, यही हमारे प्रश्न का उत्तर। E एज इट इज रहेगा और R का हो जाएगा S, ठीक है। तो इस हिसाब से इस लॉजिक के आधार पर प्रश्न का उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का संदर्भ है, क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। डॉलर का अर्थ है पुत्री, फॉरवर्ड में स्टेटमेंट है, एट द रेट का अर्थ माता है, प्लस का अर्थ पिता है और स्टार का अर्थ है पति। तो P स्टार T डॉलर X प्लस जेड के आधार पर P Z से किस प्रकार संबंधित है? P का संबंध बताना है किसके साथ में? Z के साथ में। तो फैमिली ट्री बना लेंगे भैया। P स्टार T दैट इज P T का पति है, तो P क्या हो गया? पति हो गया किसका? T का पति हो गया। डॉलर का अर्थ है पुत्री, यानी T X की पुत्री है तो T को पुत्री बना दिया किसकी? X की। फिर X प्लस Z, प्लस का अर्थ है पिता, यानी X पिता है Z का। X किसका पिता है? Z का। तो X क्या हो गया? X पिता हो गया किसका? Z का पिता हो गया। X और किसका पिता है? T का। और अगर X T का भी पिता है, X Z का भी पिता है, तो T Z की बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? ठीक, T Z की बहन हो जाएगी। तो उसने कहा है कि P का संबंध Z से बताओ, P का संबंध Z से। तो भैया P T का पति है और T की बहन, T किसकी बहन है? Z की। P T का पति है और T बहन है Z की, तो P Z के लिए क्या हो जाएगा? उसका जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है। दूसरे शब्दों में सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का पति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, बहन का पति या ब्रदर इन लॉ। विषम छांटना है, GCY OKG JFB UKN, विषम कैसे छाटा जाए भैया? विषम, तो अगर विषम छाटना है तो प्लेस वैल्यूज का प्रयोग किया जाए। आओ जरा पकड़ें प्लेस वैल्यू को। G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, फिर Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। क्या रिवर्स में जा रहे? चेक करते हैं। O की प्लेस वैल्यू 15 है, K की प्लेस वैल्यू 11 है, G की प्लेस वैल्यू 7। हाँ, 15 से 11 4, 11 से 7 4, 4 का डिफरेंस है। अगर G से C जा रहे हैं तो 7 से 3, और फिर 3 से Y यानी C से Y जा रहे हैं तो C से पीछे जाएंगे B A Z और फिर Y, यानी माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? पीछे जा रहे हैं तो होगा तो 25, लेकिन ये हो रहा है भैया माइनस का 4 और माइनस का 4, पीछे जाने पर माइनस का 4 यहां पर भी मिल रहा है।
जे की वैल्यू 10 है, एफ की 6 और बी की 2, यहां भी माइनस का 4 चल रहा है। यू की वैल्यू 21 है, क्यू की वैल्यू 17, माइनस का 4 और फिर एन की वैल्यू 14, ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक है, तो सब जगह चल रहा है माइनस का 4 माइनस का 4, जबकि ऑप्शन नंबर डी में माइनस का 4 और माइनस का 3 चला है, इसलिए यही क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, आ जाओ, ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी की परीक्षाओं के लिए। नंबर एनालॉगी, नंबर क्लासिफिकेशन, ये बहुत प्रिय टॉपिक है एसएससी के लिए। और जरा देखा जाए और बड़े नंबर को पकड़ा जाए, यानी कि 14 और 15 में क्या करें कि 174 मिले। माइनस करने से 174 तो नहीं होना, क्योंकि जो माइनस करेंगे तो बचेगा 1 में कितने गुणा करो कि 174 मिले, है कि नहीं, प्लस किया जाए। तो यदि हम 14 और 15 को करें प्लस, ठीक है, 14 और 15 को करें प्लस, तो ये आएगा 29। और 29 में कितने का गुणा कर दें भैया कि 174 मिले, कितने का गुणा किया जाए? 29 5 नहीं, 150 होगा ये तो। 6 तिछंग 18 180, 6 का गुणा करें। यदि 29 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 120, तो 9 6 का 54, 120 और 54 174 मिल जाएगा 174। सेम काम यहां पर भी करते हैं, तो 24 14 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 में यदि 6 का गुणा करो तो 6 तरीका 18, 180 और 8 48, यानी 228, बिल्कुल सही है। यही लॉजिक और कहां पर अप्लाई किया जा सकता है? तो 17 और 15 कितना होता है, 32 होता है। 17 15 32, और 32 में यदि 6 का गुणा करें तो भैया 180 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, 192 आएगा। 45 और 19 कितना होता है, 55 और 9 64, और 64 में यदि 6 का गुणा करें तो संभावना है 64 में 6 का गुणा करें तो 6 रंग 36, 360 और 6 चौको 24, 360 और 24 384, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, आसान है, इसीलिए मैं लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिस सेट 18 चल रहा है, कुछ एक आध 2 4 सेट्स को अगर छोड़ दें तो लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ताकि आपको इसकी लत लग जाए, आदत बन जाए, इसकी सोचने का तरीका डेवलप हो जाए कि इस क्वेश्चन में सोचना कैसे है कि नहीं। आओ भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित एक साइकिल दौड़ के लिए मार्ग दिखाए जाने वाला नक्शा है, लिखित ये है नक्शा, लिख करके नक्शा दिया गया है। मार्ग शुरू होता है और 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये मार्ग है हमारे पास मान लो, और ये मार्ग शुरू होकर के कहां जाता है, 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। ठीक, कहता है वहां उत्तर की ओर एक मोड़ है जहां से 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो 12 किलोमीटर पूर्व में जाने के बाद उत्तर की ओर जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है, कहता है वहां से फिर पूर्व की तरफ एक मोड़ है जहां ये 11 किलोमीटर तक जाता है, तो यहां से फिर पूर्व में जाना है, कितनी दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहले पूर्व में 12 किलोमीटर, फिर उत्तर में 5 किलोमीटर और फिर पूर्व में 11 किलोमीटर, कहता है फिर एक दाहिना मोड़ लेकर के जहां से मार्ग अंत स्थल तक पहुंचता है वहां के लिए 5 किलोमीटर और जाता है। तो यहां से दाया मोड़ लिया है और कहा अंत स्थल पर पहुंच गया 5 किलोमीटर की दूरी करके, तो ये इसका अंतिम बिंदु है। ठीक, और ये क्या है, उसका स्टार्टिंग बिंदु। तो उसने कहा है कि शुरुआती बिंदु के संबंध में अंत स्थल की स्थिति क्या है, ये पूछा है। तो यदि शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी निकालने जाएंगे तो 12, ये अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी, तो 12 + 11 कितना हो जाएगा, 23। और अगर डिस्टेंस निकालेंगे कि शुरुआती बिंदु से वो इस समय दूरी डायरेक्शन कहां पर है, तो यदि हम शुरुआती बिंदु पर खड़े हो जाएं तो भैया ये कौन सी दिशा नजर आती, पूर्व दिशा, तो 23 किलोमीटर पूर्व की ओर ये उत्तर होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 23 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन। क्या दे दिया भाई, कीर्ति सुमन शुभ कनक परी चारू श्लोक और सीवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। स्क्वायर टेबल दिया है,
8 लोगों को बैठाना है, सबके सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, पर जितना बड़ा उतना आसान क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट का पजल का एक फंडा है, क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आसान, जितना छोटा उतना कठिन। क्योंकि अगर बड़ा है तो लगभग सारी कंडीशंस उसने दे दी है, छोटा है तो कंडीशंस को छुपा लिया गया है हमसे, कंडीशंस हमको अज्यूम करनी पड़ेंगी तब क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो चलो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं। तो ये भैया हमारे पास एक स्क्वायर टेबल बन गई, देखो। ठीक है, इस स्क्वायर टेबल में 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 कहां बैठेंगे? किनारे पर। 4 कहां बैठेंगे? मेज के बीच में। सबके सब कहां देख रहे हैं? सेंटर की ओर, तो सबको सेंटर की ओर दिखा दो भैया। ये बन गया। ठीक, अब अरेंज करना शुरू किया। कहता है कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति किसी एक कोने में बैठी, कि देखो कीर्ति के बारे में उसने बता दिया कि किसी एक कोने में बैठी है। ठीक, और कीर्ति कहां है? शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अगर हम शुभ को यहां बैठाते हैं, सबसे ऊपर यहां पर शुभ को बैठाते हैं, तो यहां पर अगर शुभ को बैठाएं तो बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर देखो कॉर्नर में कीर्ति आ जाएगी कि नहीं। यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहां बैठाया शुभ को, और शुभ के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहां पर बैठा लिया कीर्ति को। ठीक, फिर कहता है कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। परी किसी कोने पर नहीं बैठी, ठीक है। परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी, ये भी ठीक है। तो भैया परी जो है ठीक बगल में यहां नहीं बैठ सकती। समझना क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये कंडीशन जो उसने दे दी ना, आसान कर दिया। क्या बोला? परी कीर्ति के अगल बगल में नहीं बैठ सकती। पहली बात उसने कहा परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी, तो जो 4 स्थान कोने के हैं, कोने पर परी नहीं बैठेगी। दूसरा, कीर्ति के अगल बगल परी नहीं बैठेगी, तो जो बीच के 2 स्थान बचे वहीं तो बैठेगी परी। ठीक, अब बीच के एक स्थान में ऑलरेडी शुभ बैठा हुआ है, तो यही एक स्थान तो बचा परी के लिए, इसके अलावा तो और कोई स्थान नहीं बचा। तो पापा की परी को यहां पर बैठा देते हैं। ठीक है, यहां पर बैठ गई पापा की परी। ठीक, कहता है सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो परी के दाईं ओर पहले दूसरे स्थान पर यहां पर कौन है? कनक है। पूछ क्या रहा है? इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है? अच्छा, इनमें से कौन कोने पर नहीं बैठा? कीर्ति कोने में बैठी है, बाकी सीवी चारू श्लोक अभी अरेंज ही नहीं हुए। ठीक, ये पूछा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो कनक परी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी, तो सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी। सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी, और सुमन भुजा के मध्य में ना बैठने के साथ साथ ये जो सुमन है वो चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। तो हमारे पास कोने वाले कितने कंडीशन बचे? हमारे पास कोने वाले जो कंडीशन बचे हैं, एक कोने में तो कीर्ति बैठी है। मान लो अगर हम इस कोने में, क्योंकि उसने बताया है कि भुजा के मध्य में सुमन नहीं बैठी, तो अगर हम सुमन को कोने में बैठाएं तो सुमन के बगल में किसको बैठाना चाहिए? चारू को। तो क्या यहां पर अगर सुमन को बैठाएं तो अगल बगल चारू आएगी क्या? नहीं। अगर यहां पर सुमन को बैठाएं तो क्या अगल बगल चारू आएगी क्या? नहीं। यहां पर ऑलरेडी कीर्ति है, इसका मतलब है कि सुमन केवल और केवल यहां पर होगी। ठीक है, सुमन केवल और केवल यहां पर आएगी। अब अगर सुमन यहां पर है तो उसके बगल में कौन बैठा है? चारू। इस बगल में तो आ नहीं सकता, तो यहां पर कौन आएगा? चारू आ जाएगा। ठीक है, कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। ठीक है, तो भैया अब देखो समझता, क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन किसी भी कोने पर नहीं बैठा या बैठी है। ठीक है, कीर्ति, शिवी, चारू और श्लोक में से कौन कॉर्नर पर यानी कोने पर नहीं बैठा, ये पूछा है। कीर्ति, शिवी, चारू और श्लोक में से कौन कॉर्नर पर नहीं बैठा? देखो चारू आपको दिख रही ना, चारू कहां बैठी है? मिडिल में, भुजा के मध्य में, कॉर्नर पर नहीं बैठी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, चारू। ठीक, हालांकि शिवी और श्लोक को अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे? कहता है सुमन और श्लोक के बीच किसी भी ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। किसके बीच में? सुमन और श्लोक के बीच में। तो अगर सुमन यहां पर है तो चाहे इधर से जाए तो 3 व्यक्ति, चाहे इधर से जाए तो 3 व्यक्ति। तो सुमन और श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर श्लोक और यहां पर कौन आ जाएगा? शिवी आ जाएगी। ठीक है, तो भैया कोने पर कौन नहीं बैठा? शिवी, श्लोक और कीर्ति कोने पर बैठी हैं, चारू कोने पर नहीं बैठा है। ठीक, ये बना प्रश्न का उत्तर। आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग से। 5 वस्तुएं हैं ए बी सी डी ई जिनके अलग अलग वजन है। बी का वजन ई से 2 गुना है, सी का वजन ए से 3 गुना है, डी का वजन सी से 4 गुना है, बी का वजन डी का आधा है। तो इन सब में से किसका वजन सबसे ज्यादा है जानना चाहता है। ठीक, तो गुणे में दिया हुआ है, बी का डिपेंड कर रहा है ई पर, सी का ए पर, डी का सी पर और बी का डी पर। यानी ए से शुरू करें कि सी का वजन ए से 3 गुना है, तो माना ए का वजन कितना है 1, माना ए का वजन 1 है, तो ए का 3 गुना, सी का वजन ए से 3 गुना है, तो सी का वजन कितना हो जाएगा ए का 3 गुना यानी कि 3। फिर डी का वजन क्या है सी से 4 गुना, तो डी का वजन सी का 4 गुना है, सी का वजन यानी 3 है, तो डी का वजन 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ठीक, कहता है बी का वजन डी का आधा है, बी का जो वजन है वो डी का आधा है, तो डी का वजन कितना है 12, तो बी का वजन उसका आधा यानी 6 हो जाएगा। और बी का वजन ई से 2 गुना है, बी का वजन जो है वो ई से 2 गुना है, यानी ई का जितना भी वजन है उसका 2 गुना कर दो तो बी का वजन आता है। तो उसके आधार पर यदि बी का वजन ई से दुगना है तो ई का वजन बी का आधा होगा, तो बी का वजन कितना है 6, तो ई का वजन कितना होगा उसका आधा यानी कि 3। तो एबीसीडी के वजन निकल आए। उसने क्या पूछा है सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो सबसे ज्यादा वजन आ रहा है भैया डी का 12। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ अगला, कार्डमम, स्पाइसेस, कोरिएंडर सीड्स, इलायची, मसाले और धनिया के बीज। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो भैया इलायची भी भारत में मसाले के अंतर्गत यूज किया जाता है, तो इलायची भी मसाला है। धनिया के बीज है ना, गोल गोल होते हैं छोटे छोटे से, धनिया के बीज भी मसाले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इलायची और धनिया के बीज का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो सबसे बेस्ट फिगर इसका बनेगा फिर ए वाला ही। ठीक है, एक तरफ कार्डेमम, एक तरफ कोरिएंडर सीड्स और सबसे ऊपर स्पाइसेस, ए इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन, समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, तो आओ जरा समीकरणों को संतुलित करें। 24 - 8 + 12/48 × 36 = 23। किसको पकड़ा जाए भाई, 12/48 × 36, ये तो सीधा सीधा है कि 12 × 3 = 36 हो जाएगा, और 3 से 48 पूरा पूरा कटता भी है। तो पहला वाला ऑप्शन प्लस माइनस को चेंज करें, यानी कि 24 पहले वाले ऑप्शन को ले रहे हैं। ठीक है, 24 माइनस की जगह प्लस को और प्लस की जगह माइनस को इंटरचेंज किया है। ठीक है, फिर ये 12 एज इट इज है, बटे में 48 है, फिर इनटू में 36 है, बराबर में पहुंचना है 23 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये 12 चौको हुआ 48। ठीक है, और 12 चौको 48 के बाद 4 9 यहाँ 36 होता है, ये भी ठीक है। तो 24 + 8 - 9, 8 - 9 - 1, 24 - 1 23, बिल्कुल 23 = 23 हो जाएगा। किसके लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष से, बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है। ठीक, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है। तो पहला निष्कर्ष है कि बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। भाई अगर हम बेंगलोर से बैठते हैं वायुयान में, एरोप्लेन में, और मुंबई पहुंच जाते हैं, उसने स्टेटमेंट में तो यही कहा है ना कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से, एरोप्लेन से यात्रा करना अधिक तेज है, उसके बीच की दूरी को कम समय में पार किया जा सकता है। ठीक, तो अगर हम बेंगलोर से हवाई जहाज में बैठे और मुंबई पहुंच गए तो इसका मतलब है बेंगलोर में हवाई अड्डा होगा, इसका मतलब है मुंबई में भी जहां प्लेन उतरेगा वो भी तो हवाई अड्डा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है
कि बंगलौर और मुंबई में हवाई अड्डा है और दोनों हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बंगलौर से मुंबई के लिए हम वायुयान से यात्रा कर सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष कि बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, कैसा निष्कर्ष हो जाएगा? सही निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक। फिर दूसरा कहता है कि बेंगलोर और मुंबई के बीच यातायात का अन्य कोई साधन नहीं है। नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। ठीक। उसने स्टेटमेंट में वायुयान से तेज गति से, उसने बोला है ना कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है, इसका मतलब है कि अन्य साधन भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे तेज यदि आपको इन दोनों शहरों की दूरी को तय करना है तो वायुयान का प्रयोग करें, ऐसा उसने बोला। तो मुंबई और बेंगलोर के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है, निश्चित तौर पर गलत होगा। तो केवल पहला निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से आता है हम लोगों के सामने। क्या कह रहा भैया दर्पण प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन? H3Y5VN छोटा सा शब्द है, अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो N से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, H से शुरू कर दिया, गलत है। N को HD रखा, ये भी गलत है। C और D को चेक करते हैं। ठीक है, C और D को जब हम चेक करेंगे तो भैया 3 भी तो चेंज होगा, उन्होंने 3 को HT रखा है, तो D भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर C NV5Y3H सबको चेंज किया गया, यही इसका उत्तर बनेगा। ठीक, आसान था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है लोगों के पास, जो कि है किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 45 + 3 भागित 27 - 9, तो 3 9 27 हो जाएगा, लेकिन ये 1/9 रहेगा। 1/9 का कोई मतलब नहीं बनता भाई साहब, 1/9 का कोई मतलब नहीं बनता। या तो यहां पर पहले मल्टीपल होता, तो भाग और मल्टीपल को चेंज करें। अगर यहां पर मल्टीपल आ जाए और यहां पर भाग आ जाए, ठीक, ये 9/18 हो जाएगा, तब भी कोई काम नहीं चलेगा। भाग और प्लस को चेंज करें तो 45/3, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 15 बचेगा। 15 + 27 और नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 14 का तो कोई सीन ही नहीं बनता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको चेंज करें, गुणा और प्लस को चेंज करें, यानी ये गुणा आ जाए यहाँ पर और प्लस आ जाए यहाँ पर, तो 45 × 3/27, ये ज्यादा बेटर लग रहा। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 45 × 3/27, ठीक है, फिर माइनस का 9 और प्लस का 18, बराबर में 14 चाहिए। तो 3 9 भैया 27 होता है और 9 पना कितना होता है? 45। ठीक, अब ये क्या बचा हमारे पास में? ये हो गया 5 - 9 -4 और 18 में जोड़ेंगे -4, तो क्या आएगा? -14, सॉरी प्लस का 14 आएगा कि नहीं आएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी के लिए ये सबसे सटीक आंसर, बराबर में 14, LHS = RHS हो रहा है। ठीक है, अगला कागज दिया गया है, मोड़ा गया है, फिर काटा गया है, फिर वो काट करके खोला जाएगा तो कैसे दिखेगा जानना चाहता है। आओ, आसान सा क्वेश्चन है। पहले ऊपर और फिर लेफ्ट में मोड़ा गया है, तो इसको पहले उधर पर अनफोल्ड करो, तो ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, सिमिलर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ए कैसे मिलेगा? बीच में आ गया ना। ठीक है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ये सी वाला, ये देखो, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, तो सी इसका उत्तर मिलेगा। डी वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, ये सारे उत्तर गलत है। ठीक है भाई, एकदम टॉप पर है तो एकदम टॉप और एकदम बॉटम पर आएगा, बीच में कहीं सीन ही नहीं बनता कि बीच में आ जाए, है कि नहीं? चलो आओ अगला क्वेश्चन पकड़े भाई। सिलोगिज्म, अगला क्वेश्चन सिलोगिज्म है। सभी गाय स्तनधारी हैं, सभी गधे स्तनधारी हैं और सभी स्तनधारी जानवर हैं। अच्छा, क्वेश्चन समझो। जितने भी गधे हैं वो स्तनधारी हैं, जितने भी गाय हैं वो भी स्तनधारी हैं। ठीक, तो सभी गाय स्तनधारी हैं, सभी गधे ये भी स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी हैं। ठीक, और सभी स्तनधारी क्या हैं? जानवर। तो जितने स्तनधारी हैं सबके सब जानवर। ये बना फिगर, सभी गाय स्तनधारी हैं, सभी गधे स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी जानवर हैं। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी गधे जानवर हैं,
सभी गधे क्या हैं, जानवर। तो देखो गधे से जानवर की ओर जा रहे हो ना, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो ना, गधे से जानवर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ठीक। तो यदि सॉरी अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, गधे से जानवर की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है। तो उसने क्या पूछा है, ऑल, तो पहला निष्कर्ष सभी गधे जानवर हैं, सही हो जाएगा। फिर कहता है सभी जानवर गधे हैं। अब इसको देखो कहां से क्या आ रहा है, जानवर से गधे पर आ रहे हो, अब की बाहर से अंदर आ रहे हो ना, तो भैया सीधा हिसाब है कि यदि सर्कल में बाहर से सिलोगिज्म में बाहर के सर्कल से अंदर के सर्कल में आओगे तो ऑल वाला डाउटफुल और सम वाला ही केवल सही होता है। तो जानवर से गधे में बाहर से अंदर आ रहे हो यानी कि ऑल वाला। उसने क्या पूछा, ऑल क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। फिर कहता है कुछ गाय गधे हैं, तो भैया ये गाय का सर्कल है, ये गधे का सर्कल है, क्या गाय और गधे का आपस में कोई संबंध दिया है, नहीं, तो कैसे बता देंगे। तो गाय और गधे के बीच क्या संबंध रहेगा, डाउटफुल केस। पहला सही है, दूसरा तीसरा डाउटफुल, नेगेटिव कंक्लूजन है नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है नहीं, तो ये दोनों में निष्कर्ष में आइदर का कोई सवाल नहीं उठता, तो दोनों गलत हो गए। तो केवल पहला निष्कर्ष सही है, ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक। आओ अगला क्वेश्चन। अच्छा, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर एक एक करके फिगर को चेक करते हैं, पहले फिगर से दूसरे फिगर में जाते हैं, तो क्या चला है, ये इधर से इधर आया है, ये इधर से इधर आया है और ये इधर से इधर आया है। यानी कि देखो चल क्या रहा है, इसको इधर से इधर भेजना है, इसको इधर से इधर भेजना है और इसको इधर से इधर, ये लॉजिक है। ये फिर ये और फिर ये चला है। ये पहली कंडीशन है, ठीक। दूसरी कंडीशन को जरा चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन को जब हमने चेक किया तो ये नीचे आ गया है, ठीक है, ये इधर गया और ये आया है नीचे, यानी ये लॉजिक है, फिर ये लॉजिक है, फिर ये लॉजिक है, ये लॉजिक चल रहा है। यानी इसी को अगर मैं 90 डिग्री पलट दूं, ये जो लॉजिक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज में, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करने पर मुझे ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं अब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या मिलेगा, इसको 90 डिग्री रोटेट करूं, ठीक है, इसको यदि मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ गया है, देखो, ठीक। यानी ये और ये मिला, ठीक। 90 डिग्री रोटेट किया तो ये मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं इसको भी सेम कंडीशन में 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या मिलेगा, ये फिर ये और फिर ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगले में। यानी ये डॉट यहां पर, ये स्टार यहां पर और ये स्क्वायर यहां पर, ऐसे मिलना चाहिए। ऐसा कहां नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया कि ये लॉजिक है, ये रोटेशन चल रहा है, ठीक है, और फिर रोटेशन को भी 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, उसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी वाला फिगर सबसे सही फिगर बन रहा है, हम लोगों का सही उत्तर बन रहा है, ठीक है। चलो, तो ये थे भैया आज का आपका सत्र एसएससी जीडी का 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। जिनकी जिनकी भी परीक्षाएं हैं कल संडे को और आने वाले दिनों में, उन सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं कि भैया अच्छे से परीक्षा आपकी होगी। निश्चिंत रहें, सकारात्मक रहें, अच्छे से परीक्षा दें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ठीक है। परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, शांत मन से सकारात्मक रह करके परीक्षा दो, सफलता जरूर मिलेगी भैया, ठीक है। तो आज के सत्र को करते हैं यहीं पर खत्म। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज की फ्री क्लास उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो, ठीक, लॉगिन करने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा चाहे तो ये QR कोड स्कैन कर लो, ठीक, या फिर इस लिंक पर क्लिक कर लो, या क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इसको, किसको, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने का। तो अगर टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हो, ठीक,
तो जुड़ सकते हो इस माध्यम से, अपने डाउट्स को हमको शेयर कर सकते हो टेलीग्राम के उस चैनल पर, और आपको वहां पर रेगुलरली क्लासेस के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो बस फिर आज के सत्र को करते हैं खत्म। अपनी इच्छा के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ये चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और यदि इच्छा अनुसार शेयर कर सकते हो तो जरूर शेयर करना, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, इस चैनल, ठीक है। तो मैं डीसी मिश्रा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका शिक्षक, यहीं पर विदा लेते हैं आज के इस सत्र से। अगले सत्र में करेंगे फिर आपसे मुलाकात, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय। ख्याल रखना अपना अपना, पढ़ाई लिखाई करते रहना और सकारात्मक जरूर रहना। ठीक, मिलते हैं अगले सत्र में, धन्यवाद।